क्या आप जानते हैं, गांव के एक ग्रामीण बिल्कुल सुबह सुबह एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। ये पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है। जब वो एक पॉइंट पर पहुंचे जो काफी सुनसान जगह था, इन्होंने सड़क किनारे एक कच्चे नाले के पास अजीब सी चीज देखी। जैसे ही ये करीब पहुंचे, उसे देखते ही इनकी घबराहट बढ़ जाती है। वो कोई था। फौरन ये गाँव के प्रधान को जाकर बताते हैं। प्रधान जी भी भागे दौड़े उस पॉइंट पर पहुंचे। ये मामला दो देशों के बीच होने वाला है। इसकी कार्रवाई में पहले पुलिस प्रशासन फिर आर्मी भी जुड़ने वाली है। क्या क्या परेशानियां इन्वेस्टिगेटर्स के सामने खड़ी हुई, कैसे कैसे इस केस की जांच की जाती है, कैसे इसका खुलासा होता है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, एक बहुत ही मनमोहक जगह। यहीं के रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरवालगढ़ करके एक इलाका पड़ता है। ये पूरी जगह ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच मौजूद है। 10 सितंबर 2023 संडे का दिन। हल्का हल्का ठंड भी था। पहाड़ी इलाकों में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है। सुबह के लगभग 7 बजे सोढ़ा सरोली गांव के रहने वाले एक ग्रामीण सिरवालगढ़ के रास्ते से जा रहे थे। वैसे ये जगह थानो रोड से उतरकर इस कच्चे रास्ते पर है और ये रास्ता जंगल के पास जाकर समाप्त होता है। जहाँ ये रोड खत्म हो रहा था, फिर वहाँ जंगल शुरू हो जाता। उसी के कुछ मीटर पहले ग्रामीण ने अजीब सी चीज देखी जो रोड के साइड में कच्चे नाले में थी। ऐसा लगा जैसे कोई लड़की हो, कोई महिला हो। वो जरा भी हलचल नहीं कर रही थी। उसको देखकर ग्रामीण घबराए और सोढ़ा सरोली गांव के ग्राम प्रधान को जाकर बताया। प्रधान प्रवेश कुमेड़ी जी भी यहाँ पर आकर देखते हैं। इसके बाद फौरन इन्होंने रायपुर थाने में एक ऑफिसर को फोन लगाया, उनको सारी चीजें बताई। इतना सुनते ही थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। कुछ देर में पुलिस के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी इस चीज की सूचना भेज दी गई। उस महिला का चेहरा पहचान करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, जैसे किसी केमिकल से किसी एसिडिक चीज से खराब करने की कोशिश की गई हो। उम्र का अंदाजा 30 से 35 साल लगाया गया। हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं था, बस अंदाजा था। इस महिला के सर पर काफी चोट के निशान मिले, जैसे किसी भारी चीज का यूज किया गया हो। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर आकर सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। आसपास की मिट्टी के सैंपल भी उठाए गए। इस महिला की पहचान पता करनी है, जो सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था। पहले तो पुलिस प्रधान जी से ही पूछती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। ये यहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। उसका पहनावा भी थोड़ा अलग था, जैसे कि कहीं और की रहने वाली हो और यहाँ पर लाई गई हो। जिस तरह के चोट के निशान थे और जैसा वारदात वाली जगह थी, ऐसा लगा कि कहीं और घटना अंजाम दी गई और यहाँ पर लाकर ठिकाने लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ बिखरा हुआ नहीं था। केवल जहाँ महिला थी वहीं था। पुलिस ने यहाँ आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया, कहीं कुछ सामान पड़ा मिल जाए। महिला से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट, उसकी आईडी, पर कुछ नहीं मिलता। लड़की ने एक सिंगल ड्रेस पहन रखी थी, जैसे कोई स्कर्ट हो, और ये काफी नया भी लग रहा था। हाल के कुछ दिनों में खरीदा होगा। ये भी हो सकता है कि बहुत पहले खरीदा हो और 1-2 बार ही पहना हो। इस केस की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया जाता है। पहली टीम लड़की की पहचान पता करेगी और दूसरी टीम ये देखेगी कि लड़की यहाँ पर कैसे आई या किसने लाया। गाँव के कुछ लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कल शाम तक तो लड़की को यहाँ पर देखा नहीं था, यानी कि रात में घटना अंजाम दी गई होगी, अब से लगभग 7-8 घंटे पहले, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। पुलिस की एक टीम ने इस पूरे इलाके में लोगों से बात करना शुरू कर दिया कि कल रात में आप लोग कहाँ पर थे, यहाँ कोई हलचल या खटपट की आवाज सुनी हो। घटना स्थल से करीब 300 मीटर दूर एक ग्रामीण का घर है। उन ग्रामीण ने बताया कि कल रात को देर रात में 11 बजे इनकी गाड़ी इसी रास्ते से होकर अंदर आई थी। तब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसका मतलब कि रात में 11 बजे के बाद ही घटना अंजाम दी गई है। अगर कच्चे रास्ते से निकलकर मेन रोड पर आए तो एक तरफ महाराणा प्रताप चौक है और दूसरी तरफ थानो चौक है, यानी कि दोनों ही तरफ कुछ कुछ किलोमीटर दूर चहल पहल वाले इलाके हैं, बाजार हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो सकते हैं। दोनों ही चौक के बीच में वारदात वाली जगह पड़ती है। वैसे इस रास्ते के बीच में रुकने का कोई स्थान नहीं है, कोई कैफे नहीं, होटल नहीं, केवल जंगल है। रात के समय तो कोई रुकना भी नहीं चाहेगा। महाराणा प्रताप चौक और थानो चौक के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है। 25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं पार करने में। पुलिस ने इसी रास्ते पर करीब 10 कैमरों को आइडेंटिफाई किया, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, और इनके फुटेजेस चेक करने लग गई। लड़की की पहचान करने वाली टीम को मौके पर एक बड़ा क्लू मिला था। महिला के पहने हुए कपड़े, जो दिखने में नया लग रहा था। पुलिस को कपड़ों पर एक बारकोड मिला, साथ में वो किस ब्रांड का था वो भी लिखा था। ये ज़ूडियो कंपनी का था। इस समय 2023 का साल चल रहा है। इस हिसाब से देहरादून में इन दिनों ज़ूडियो के केवल 2 ही स्टोर्स थे। पुलिस बारी बारी करके दोनों स्टोर्स पर जाती है, कपड़े और बारकोड की फोटो लेकर। उधर शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने महिला को कोरोनेशन हॉस्पिटल के मॉर्चरी भेज दिया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम नहीं होता है, पहले उसकी पहचान पता करनी है, परिवार से संपर्क करना है।
आसपास के पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार की कंप्लेंट लिखाई गई हो, रिपोर्ट लिखाई गई हो जो उस महिला से मैच करे, उसके पहनावे से मैच करे। पुलिस को इसके रिकॉर्ड भी नहीं मिले। पता नहीं महिला कहाँ की है, किस इलाके की है। रास्तों पर लगे कैमरों की जांच करने वाली टीम 10 कैमरों की फुटेज मंगाती है, खासकर 9 सितंबर की रात 11 बजे से लेकर 10 सितंबर की भोर में 4 बजे तक का। इसी बीच ही कोई ना कोई आया होगा। खासकर बड़े वाहनों को देखा जा रहा था, 4 व्हीलर या फिर उससे कोई बड़ी गाड़ी। उधर जूडियो के स्टोर गए। एक राजपुर रोड पर शोरूम है। यहाँ पर फोटो दिखाकर स्कर्ट के बारे में पूछा जाता है। शोरूम के स्टाफ अपने रिकॉर्ड में इसे चेक करते हैं। पता चला कि इस शोरूम से हाल के दिनों में ऐसे करीब 8 स्कर्ट्स बेचे गए थे। पुलिस उन सभी के खरीदे जाने की टाइमिंग, डेट, बाकी सभी डिटेल्स निकलवाती है। ऐसे इनके पास 8 लोगों की लिस्ट आई। अब इसी को लेकर डेट और टाइम के अनुसार शोरूम में लगे हुए कैमरे चेक किए जाने लगे। इसके अलावा बाहर आसपास के दुकानों के भी देखे जाते हैं। ये पता करना कि खरीदने वाले कौन लोग थे, उनका हुलिया क्या था। अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो उनके घर भी जाएंगे। इधर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू हुआ, उधर दूसरी टीम भी यही कर रही थी। उन लोगों ने दोनों चौक के बीच रात 11 बजे से भोर के 4 बजे तक जितनी भी गाड़ियां गुजरी, आई या गई, उनको नोट किया। करीब 240 वाहन गुजरे थे। इन्हीं में ही वो संदिग्ध वाहन हो सकता है जो महिला को लेकर आया हो। अब ये कैसे पता करें? अगर संदिग्ध गाड़ी इनमें से ही है तो उस कच्चे रास्ते पर गई होगी, महिला को ठिकाने लगाया होगा, उसके बाद वापस आई होगी। ये सब करने धरने में कुछ समय भी गुजरा होगा, जो एक चौक से दूसरे चौक पर पहुंचने में जितना टाइम आमतौर पर लगता है उससे एक्स्ट्रा लगना चाहिए। इसी टाइम और डिस्टेंस के आधार पर उन 240 वाहनों पर अच्छे से गौर किया गया। ऐसे करके करीब 18 व्हीकल संदिग्ध पाए जाते हैं। इन सभी को दूरी कवर करने में तय समय से थोड़ा अधिक समय लगा था। पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से चल रही थी। वारदात का पता चलने के 24 घंटों में ही सब कुछ हो रहा है। शोरूम के कैमरे की जांच पड़ताल करते करते पुलिस की निगाह एक कस्टमर पर रुकी, जो कि एक महिला थी। उसको देखकर कुछ संदेह हुआ। वो उसी महिला के जैसी लग रही थी जो वारदात वाली जगह मिली। हालांकि उनका चेहरा तो खराब किया गया था, पहचानना मुश्किल था, लेकिन शोरूम वाले कैमरे में महिला का चेहरा साफ था। शरीर के बनावट, हाइट, इन सभी चीजों से उसी के जैसी लगी। जो फुटेज पुलिस ने देखा कि वो महिला सेम ड्रेस खरीद रही है, वो 3 सितंबर की तारीख थी। वारदात 9 सितंबर की रात हुई होगी और 10 सितंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली। वो महिला ड्रेस लेकर शोरूम से बाहर निकलती है और एक आदमी से मिलती है, फिर उसके साथ निकल गई। पुलिस ने आगे दूसरे कैमरे चेक किए, वो महिला किसके साथ थी, आदमी कौन था। पता चला कि वो आदमी एक कार से शोरूम आया था, लड़की को भी उसी कार में बिठाकर साथ ले गया, लेकिन उस आदमी का चेहरा साफ साफ कैमरे में दिख नहीं पाता है। अब पुलिस उसकी कार पर फोकस करती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, लेकिन कैमरे की दूरी अधिक होने से कार का नंबर भी दिख नहीं पाया। अब ये गाड़ी जिन जिन रास्तों पर गई वहां के कैमरे चेक किए गए, किसी न किसी में कार की साफ इमेज रिकॉर्ड हुई हो। पता चला कि वो किया की सोनेट कार थी। गौर करने पर देखा कि गाड़ी के पिछले वाले कांच पर एक स्टिकर लगाया गया है, उस पर आर्मी लिखा था। ये भी एक बड़ा क्लू हो सकता है। उधर चौक के कैमरे देखने वाली टीम को भी इस गाड़ी के बारे में पता चला। रियर विंडो पर आर्मी का स्टिकर है। अब इन्होंने भी अपनी 18 संदिग्ध गाड़ियों की लिस्ट में चेक करना शुरू किया। वो कार इस इलाके में आई तो नहीं। पुलिस को इस कार के ओनर का भी पता करना है। आरटीओ ऑफिस से इस कार की डिटेल्स पता कराते हैं। वो आदमी और महिला कार से कहां पर गए होंगे कैमरे के जरिए ट्रेस किया जाता है। उनका देहरादून के मैप में पूरा चार्ट बनाया गया, कब किस समय वो गाड़ी कहां पर थी। उन 18 संदिग्ध वाहनों की लिस्ट में किया सोनेट कार भी दिखाई देती है। सेम कलर, सेम स्टिकर भी था। ये कार महाराणा प्रताप चौक से होते हुए थानों की तरफ निकली थी, लेकिन पहुंचती नहीं बल्कि वापस महाराणा प्रताप चौक की तरफ आ गई। इस कार को यहाँ से जाने और वापस आने के बीच लगभग 42 मिनट्स का टाइम लगा था। ये देर रात मोटा मोटी 12:45 से 1:30 बजे के बीच की बात है। अब ये कैसा मामला है? यहाँ से वहां जाने में 25 मिनट लगते हैं, अधिकतम आधा घंटा भी मान सकते हैं, लेकिन गाड़ी वहां पर गई नहीं, पहुंची नहीं, बीच में ही रुक गई होगी। फिर वापस 42 मिनट्स बाद आई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के डिटेल्स के साथ पुलिस के सामने एक फोन नंबर भी आया, लेकिन वो नंबर अभी स्विच्ड ऑफ था। गाड़ी का एड्रेस तो मिल चुका था। 10 सितंबर की देर रात तक इसके बारे में पता चलते ही उस एड्रेस पर पहुंच गए। ये जगह है देहरादून का पंडितवाड़ी नामक इलाका। रात को ही यहाँ पर आते हैं। घर में एक पुरुष, एक महिला और इनका एक 1.5-2 साल का बेटा था। आदमी ने अपना नाम बताया, राकेंदु उपाध्याय। वैसे वो गाड़ी का ओनर भी यही है। पुलिस ने मीडिया में इसका नाम राकेंदु बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इसका नाम रामेंदु उपाध्याय है। पुलिस ने इनसे बातचीत की। आप कल रात को यानी कि 9 सितंबर की रात को कहां पर थे? आपकी गाड़ी कहां पर थी? पुलिस इनको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। अब कार के अंदर ये थे या नहीं इसका पता नहीं था। केवल कार का ओनर होने से साबित नहीं हो जाता कि उस घटना के पीछे इनका ही हाथ हो सकता है। इसीलिए पुलिस इनसे सख्ती नहीं दिखा सकती। पता चला कि ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।
मतलब कि कोई आम इंसान नहीं, इसीलिए सावधानी से काम करना था। राकेंदु का दूसरा नंबर निकाला गया जिस पर एक्टिव रहते हैं। उस नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की गई। राकेंदु ने सारी चीजों से इनकार किया था। उस लड़की को ये नहीं जानते। पुलिस इनका पूरा बैकग्राउंड भी निकालती है। राकेंदु के पिता का नाम था वाल्मीकि उपाध्याय, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के तोंगा उधरनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन तुलसी नगर विजयनगर कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। इनका प्रोफेशन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक था। इनकी पत्नी का नाम शारदा उपाध्याय है। ये बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर की नौकरी करती थीं। इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा राकेंदु उपाध्याय उर्फ बबलू और छोटा बेटा मनीष उपाध्याय। राकेंदु तो इंडियन आर्मी में थे, लेकिन छोटे बेटे घर रहकर माँ की देखभाल करते हैं। पुलिस जब राकेंदु के फोन की लोकेशन निकालती है तो उसमें सामने आया कि वो कार जिस लोकेशन पर दिखी थी, फोन की लोकेशन भी वहीं दिखी। 3 सितंबर को कार जूडियो शोरूम के पास थी, फोन की लोकेशन भी वहीं थी। इसका मतलब कि राकेंदु ही वो आदमी है उस महिला के साथ दिखे। घटना के समय भी यही कार को ड्राइव कर रहे थे। पुलिस ने राकेंदु से कार के बारे में पूछा कि वो कार कहाँ है। हाल के दिनों में इनकी पोस्टिंग क्लेमेंट टाउन में थी। इसी इलाके में इन्होंने एक किराए का फ्लैट भी ले रखा था। उसी फ्लैट के पार्किंग से कार बरामद की जाती है। जब कार की तलाशी ली गई तो अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। एक तरह से पहचान पत्र थे जो किसी श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा नामक लड़की का था। इसके अलावा कार में महिला के कुछ कपड़े मिले। राकेंदु के कपड़े भी पाए जाते हैं। उन कपड़ों पर रक्त के निशान भी थे। गाड़ी के अंदर भी कुछ जगहों पर छींटे थे, दाग धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर कार की अच्छे से जांच कराई गई। जिस श्रेया नामक लड़की की आईडी मिली वो वही लड़की है जो सिरवालगढ़ के रास्ते पर मिली थी। पता चला कि ये लड़की दूसरे देश की रहने वाली है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। राकेंदु उपाध्याय ने 2001 में गोवा में सेना के सिग्नल कोर में लिपिक का पद संभाला। लिपिक का मतलब सेना में क्लर्क समझ लीजिए। SKT यानी स्टोर कीपर टेक्निकल भी बोलते हैं। अब तो ये पोस्ट अग्निवीर स्कीम में आता है। इनकी तैनाती वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई। 2009 में प्रॉपर सेना में आए। 2010 में डिपार्टमेंटल कमीशन के जरिए लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। IMA में 1 साल ट्रेनिंग चली, उसके बाद पोस्ट पर चले गए। इनका अलग अलग जगह पोस्टिंग होता रहता था। आधिकारिक पोस्ट पर आने के बाद घर वाले इनकी शादी करा देते हैं। राकेंदु के पिता 2015 में सहायक शिक्षक के पद से रिटायर हो गए। मां शारदा भी 2018 में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो जाती है। राकेंदु ने 2016 में देहरादून के पंडितवाड़ी में जमीन खरीदी और अपना मकान बना लिया, लेकिन पूरा परिवार गाजीपुर के तुलसी सागर में रहता था। 2019 में राकेंदु की पोस्टिंग फिर से सिलीगुड़ी हो जाती है। ये वहां चले गए। इनको बार्स, पब्स इत्यादि में जाने का काफी शौक था। जब भी ड्यूटी से छुट्टी मिलती तो ये क्वार्टर से निकलकर अलग अलग जगह घूमने जाया करते हैं। जनवरी 2020 में ये पहुंचे सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल के जिज्जी बार में। इसी जगह पर इनकी मुलाकात हुई श्रेया शर्मा नामक महिला से। श्रेया वहां पर डांस करने की नौकरी करती थी। श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा मूल रूप से नेपाल के तनहुँ जिले के चिसापानी इलाके की रहने वाली है। इनके पिता का नाम शिव बहादुर है। घर में माँ के अलावा श्रेया की 2 बहनें और एक भाई भी हैं। एक बहन का नाम सिजाना है। भाई नेपाल के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। छोटी बहन 10th क्लास में है। लगभग 5 साल पहले श्रेया के पिताजी का देहांत हो चुका था। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी, माँ, तीनों भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी सब कुछ श्रेया के कंधों पर आ गई। 5 साल पहले ये भारत के वेस्ट बंगाल आई और सिलीगुड़ी में बार डांसर की जॉब करने लगी। हर महीने परिवार को 30 से 35 हजार रुपए भेजा करती। राकेंदु ने जब जनवरी 2020 में श्रेया को देखा तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। ये उससे मिलने के लिए अक्सर बार में आने जाने लगा। उससे बातचीत करने लगा, उस पर पैसे भी खर्च करता, नई नई चीजें दिलाता, घुमाने ले जाता, शॉपिंग करवाता। राकेंदु ने जैसा पुलिस को बताया और मीडिया के अनुसार श्रेया को खाना पकाने नहीं आता था। राकेंदु उसके लिए खाना बनाता। धीरे धीरे दोनों एक छत के नीचे रहने लग जाते हैं, सिलीगुड़ी में ही। राकेंदु की तो पहले ही शादी हो चुकी है, फिर भी ऐसा कर रहा था। जब भी ज्यादा दिनों की छुट्टी मिलती तो ये अपने घर भी जाता, गाजीपुर। समय बीतता गया, वक्त आ गया जुलाई 2023 का। वैसे इससे करीब 2 साल पहले 2021 में राकेंदु के पिताजी का भी देहांत हो गया। वो छत की बालकनी में खड़े थे, लेकिन रेलिंग से फिसल जाते हैं और बच नहीं पाए। जुलाई 2023 में राकेंदु की पोस्टिंग देहरादून के क्लेमेंट टाउन में हो जाती है। अब इसे देहरादून आना पड़ेगा। ये अपनी प्रेमिका श्रेया को भी साथ ले आता है। उसको एक होटल में रखा। देहरादून के पंडितवाड़ी इलाके में राकेंदु ने पहले ही घर बना लिए थे, इसीलिए इस बार इसकी पत्नी भी 2 साल के बेटे को लेकर रहने आ गई। राकेंदु का अफेयर 3 साल से चल रहा था, लेकिन पत्नी से बेटा 2 साल का है। मीडिया के अनुसार कुछ महीने पहले इनकी एक बेटी भी हुई थी। अब पता नहीं कितना सच है। राकेंदु की पोस्टिंग पहले जहां भी होती थी ये पत्नी को कभी लेकर नहीं जाता, लेकिन इस बार जब देहरादून में हुई और यहाँ पर अपना घर भी है, इसीलिए पत्नी भी आ गई कि अब पति के साथ रहेगी। मीडिया के अनुसार राकेंदु पंडितवाड़ी इलाके में ही गर्ल्स PG हॉस्टल भी चलाता है, जिसे इसकी पत्नी संभालती है। 8 कमरों वाला हॉस्टल है, उसका नाम आपको नहीं बता सकते। 2018 में इसका संचालन शुरू हुआ था।
जो भी लोग यहाँ पर रहे होंगे उन्होंने कुछ रिव्यूज भी दिए हैं। कुछ लोगों को ये जगह पसंद आई थी तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ की ओनर कुछ सेल टाइप की है। ये पीजी में रहने वाले लोगों के रिव्यूज थे। अधिकतम लोगों ने तारीफ की थी। तो राकेंदु श्रेया को भी अपने साथ जुलाई 2023 में देहरादून ले आए। अगस्त में इनका प्रमोशन हो जाता है। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। राकेंदु को डर था कि कहीं इनकी पत्नी को इसकी सच्चाई पता न चल जाए, इसलिए श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वापस फिर से देहरादून बुला लेते हैं। उसको होटल में ठहराया, लेकिन होटल के चार्जेस इनके लिए महंगा साबित हो रहा था, इसीलिए क्लेमेंट टाउन में एक किराए का फ्लैट ले लिया और श्रेया को वहीं पर शिफ्ट कर दिया। देहरादून आए 2 महीने भी नहीं हुए कि राकेंदु की पत्नी को संदेह होने लगा। पति समय से पहले ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन लेट से घर आते हैं। पूछने पर अलग अलग बहाने बनाते हैं। कभी कहते ज्यादा काम था, कभी शहर से बाहर चले जाते हैं, तो कभी कुछ और कहते हैं। पत्नी समझ जाती कि पति झूठ बोल रहा है। एक दिन राकेंदु अपनी कार को घर पर छोड़कर चले जाते हैं। पत्नी मैकेनिक बुलाती है और कार में जीपीएस लगवा दिया और अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। अब गाड़ी जहाँ कहीं भी जाएगी इनको लोकेशन पता चलेगी। इसके बाद से जब भी राकेंदु कहीं जाते हैं वाइफ फोन में देख लेती। बार बार पति क्लेमेंट टाउन के एक लोकेशन पर जाया करते हैं। हालांकि उसी इलाके में उनकी ड्यूटी भी थी, पर वो दूसरी दिशा में है। पति को जानकारी नहीं कि सारी लोकेशन पत्नी को पता चल रही है। जब भी घर पर आते हैं तो पत्नी पूछती कहाँ गए थे, ये लोकेशन बताते हैं, लेकिन जीपीएस में तो लोकेशन कुछ और होती। पत्नी कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे करके पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन पत्नी राकेंदु का पीछा करती है और उस किराए वाले फ्लैट पर पहुंच गई जहां श्रेया थी। पति को उसके साथ देख लिया। इसके बाद प्रेमिका और पत्नी का आमना सामना हुआ। दोनों में झगड़े हुए हैं। वैसे राकेंदु के छोटे भाई मनीष उपाध्याय ने कहा कि भाभी को पूरी जानकारी पहले से थी, फिर भी हमें नहीं बताया। उन्होंने ना तो कभी जिक्र किया, ना रोकने की कोशिश की। इनके भाई को फंसाया जा रहा है। भाभी को पूरे मामले की जानकारी 1-2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन कभी जिक्र नहीं किया। माँ शारदा का कहना है कि बहू ने 11 सितंबर को कॉल करके बताया कि राकेंदु को पुलिस उठाकर ले गई है, जबकि उसे तो पिछली तारीख को ले गई थी। बहू ने लेट बताया। राकेंदु के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी के भी तेवर बदलने वाले हैं, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ देख लिया। इसके बाद से झगड़े शुरू हो गए। श्रेया को अब बाहर का खाना पसंद नहीं था, उसके लिए राकेंदु ही खाना पकाया करता, ऐसा इसने पुलिस को बताया। पत्नी चाहती थी कि पति श्रेया को छोड़ दे, उसको वापस भेज दे जहां से वो आई थी। श्रेया चाहती थी कि अफेयर को 3 साल हो गए, अब इस रिश्ते को नाम दे, इससे शादी कर ले। राकेंदु के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर इसने अपनी पत्नी को चुना। इसका 2 साल का बेटा है, कुछ महीनों की बेटी भी है। राकेंदु श्रेया पर पैसे भी खर्च करता, उसको शॉपिंग करवाने ले जाता। ऐसे ही 3 सितंबर को भी उसे जूडियो के शोरूम ले गया और वो ड्रेस दिलाई। राकेंदु श्रेया को छोड़ने के बजाय उसको रास्ते से ही हटाने की प्लानिंग करने लगा। 9 सितंबर की रात को अपनी कार लेकर निकला। श्रेया को कॉल किया और राजपुर रोड चलने को बुलाया। श्रेया को लगा कि साथ में पार्टी करने जा रहे हैं, इसलिए इसने वही नया ड्रेस पहना जो राकेंदु ने दिलवाया था। राजपुर रोड पर मौजूद एक क्लब गए, वहां पर शराब पी। राकेंदु जानबूझकर श्रेया को ज्यादा पिलाता है और स्वयं कम पिए। जब लगा कि श्रेया काफी नशे में हो चुकी है, तब राकेंदु ने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। फिर ये ISBT, घंटाघर, बल्लूपुर, डोईवाला, उसके बाद महाराणा प्रताप चौक गए। यहाँ से थाना रोड पर निकले। इसी बीच फिर से श्रेया को शराब पिलाई। रास्ते में सोडा सरोली गांव के पास थोड़ा आगे जाकर एक जंगल वाला रास्ता था। गाड़ी को वहां पर उतारा और आगे बढ़ता गया। यह रास्ता सिरवालगढ़ का था। राकेंदु पहले से ही तैयारी के साथ था। इसने पिछली सीट पर हथौड़ा, ड्रिल मशीन, टॉयलेट क्लीनर, जो एसिडिक होता है, सब कुछ रखे थे। कच्चे रास्ते पर आगे जाकर रास्ता समाप्त हो गया, जंगल था, इसलिए कार को वापस मोड़ा। कुछ दूर आया, वापस से श्रेया और राकेंदु के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। राकेंदु ने कथित तौर पर पिछली सीट से हथौड़ा उठाया और उसके सर पर कई बार चलाए। जब लगा कि उसकी सांसें रुक चुकी हैं, तो उसे कच्चे नाले के पास ठिकाने लगा दिया। उसके चेहरे पर टॉयलेट क्लीनर छिड़कता है ताकि चेहरा किसी की पहचान में न आए। श्रेया का पूरा परिवार तो नेपाल में रहता था, दूसरे देश में है, इसलिए यहाँ पर कोई उसको पूछने वाला नहीं, खोजने वाला नहीं। ये सब कुछ रात के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच किया गया था। फिर सीधे क्लेमेंट टाउन आया, किराए वाले फ्लैट पर। इसने थोड़ी बहुत गाड़ी की सफाई की, अपने गंदे कपड़े गाड़ी में रखे। श्रेया के घर में जो कपड़े थे, उसके सामान थे, वो भी लाकर कार में रखा। सोचा कि बाद में जाकर इनको भी ठिकाने लगा देगा। इसके बाद ये अपने घर पर जाता है। पत्नी से बोला कि श्रेया को वापस भेज दिया जहां से वो आई थी। अब कभी वो परेशान नहीं करेगी, उससे ये कभी बात नहीं करेगा। अब ये केवल अपने परिवार पर ही ध्यान देगा। 10 सितंबर की सुबह किसी ग्रामीण ने सिरवालगढ़ में उस महिला को देखा। उसी देर रात में पुलिस राकेंदु को उठा लेती है। राकेंदु ने भी सब कुछ स्वीकार कर लिया। 11 सितंबर के दिन पुलिस इसे ऑफिशियली अरेस्ट करती है। मीडिया में इस केस के बारे में बताती है। पुलिस ने वो हथौड़ा, टॉयलेट क्लीनर, राकेंदु का फोन, कार, सब कुछ बरामद कर लिया गया। अब श्रेया के परिवार तक सूचना पहुंचाने के लिए नेपाल के एम्बेसी से बात किया जाता है। उसके परिवार को ढूंढना है। पुलिस 72 घंटे का टाइम सेट करती है।
इतने वक्त में परिवार नहीं मिला तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन 3 दिन के बाद श्रेया के परिवार तक खबर पहुंच चुकी थी। उनकी बहन सिजाना एक पारिवारिक जानकार के साथ नेपाल से भारत के लिए निकली। इधर 13 सितंबर को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मीडिया में है कि श्रेया की नाक पर 2 बार, सर के ऊपर 4 बार, 2 बार सर के बीच में, एक माथे पर और एक सिर के पिछले हिस्से में किसी भारी भरकम चीज का यूज किया गया था। उसके चोट के निशान थे। 13 सितंबर को ही आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर रूल के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की जांच कंप्लीट हो जाए, उसकी रिपोर्ट, चार्जशीट की रिपोर्ट, इनकी कॉपीज को हेडक्वार्टर भेजेंगे, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। ये पुलिस और जांच अधिकारियों के साथ हैं। इसी दिन श्रेया की बहन सिजाना भी नेपाल से निकल चुकी थी। सीधे बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरी, फिर वहां से दिल्ली आई। दिल्ली से ट्रेन से देहरादून पहुंची। आने में 3 दिन लग गए। पुलिस इन्हें कोरोनेशन हॉस्पिटल ले गई। बहन उन्हें देखते ही रोने लग जाती है। उधर घर पर माँ, बहन, भाई का भी रो रो कर हाल बुरा था। घर में कमाने वाली केवल यही बड़ी बहन ही थी जो चली गई। परिवार को जानकारी नहीं था कि राकेंदु के साथ इनका कुछ चल रहा है। श्रेया ने कभी बताया नहीं। अब परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसके बाद पुलिस के सहयोग से लक्खीबाग शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराया गया। राकेंदु के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी के तेवर भी बदल गए। राकेंदु की मां शारदा ने कहा कि बहू बार बार इनका गाजीपुर वाला घर खाली करने को बोल रही है। वो उसको बेचना चाहती है। या तो आप लोग 20,000 रुपए किराया दो हर महीने, या घर खाली कर दो, ऐसा बोलती है। वो घर पर कब्जा करना चाहती है। एक रेडिट यूजर के अनुसार रामेंदु की वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। उसकी पेंट की एक बड़ी दुकान है। यूजर ने कहा कि पहले वो महिला अपने पति पर दबाव देती है। वैसे राकेंदु के भाई और माँ ने भी कहा कि बहू ने बेटे पर दबाव दिया था, तभी उसने ऐसा किया। यूजर ने कहा कि राकेंदु की वाइफ किसी और से शादी कर चुकी है और उसने अंकिता भंडारी केस पर रील वीडियो बनाया, जबकि स्वयं भी एक केस का हिस्सा रह चुकी है। हालांकि उस दौरान पुलिस को केवल राकेंदु के खिलाफ ही सबूत मिले थे। उसमें उसके अलावा उसकी पत्नी का कोई रोल नहीं मिला था। वो केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।